मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में तशद्दुद के लिए आप और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 मकामात पर तशद्दुद हुआ। प्रकाश जावड़ेकर ने तशद्दुद भड़काने के लिए अमानतुल्लाह और मोहम्मद आसिफ खान का नाम लिया। हिंसा के जगह उकसाने का काम करते हैं, ये लोगों ने देखा है। दिल्ली में 3 जगह हिंसा की वारदातें हुई, जामिया, सीलमपुर और जामा मस्जिद। इसके आसपास जो भी घटनाएं हुई वो हम सबने देखी है। जामिया के यहां कांग्रेस के आसिफ खान और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह, ये दोनों का रोल, उन पर आरोप है कि उन्होंने जनता को उकसाया। सीलमपुर में कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद और आम आदमी पार्टी के इशराक खान और काउंसिलर अब्दुल रहमान। जामा मस्जिद के यहां कांग्रेस के महमूद पराचा, या तो उन पर एफआईआर है या तो उन पर आरोप है, उनकी जांच चल रही है। वहां के दिल्ली जैसे शांत शहर में नागरिकता कानून पर जानबूझकर माइनॉरिटी के मन में संभ्रम पैदा करके जो अशांति का माहौल तैयार किया और जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, उसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। कांग्रेस लीडर गिरजा व्यास का कहना है कि मरकजी हुकूमत भाई को भाई से लड़ाने के लिए शहरियत कानून लाई है। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून और एनआरसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर के इल्जाम को भी मुस्तरद किया। प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में हंगामा करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पर इल्जाम लगाया था। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरजा व्यास हमारे साथ है बात करने के लिए। मैम, नया साल शुरू हो गया, पहला दिन है। जिस तरह से 2019 या उससे पहले की भी बात करें, मौजूदा सरकार है, तमाम बहुत सी चीज़ें हुई हैं। अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि नए साल में किस तरह के भारत की उम्मीद आप करती हैं? एक ऐसे भारत की जिस भारत में एकता हो, अखंडता हो, जिस भारत में वित्तीय सुविधाएं हो, जिस भारत में बच्चों को नौकरियां मिलती हो, जिस भारत में महिलाएं सुरक्षित हो, उस भारत की हम लोग कल्पना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसा भारत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये होने वाला नहीं, क्योंकि न तो आर्थिक मंदी से उबर पा रहे हैं, न नौकरियां दे पा रहे हैं, न कृषकों को लाभ दे पा रहे हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं, किसी भी तरह से न आम आदमी सुरक्षित है, न देश की एकता और अखंडता बनने की कोई उम्मीद लगती है कि उनको भी डिवाइड करके रख दिया, भाई को भाई से अलग करके रख दिया है सरकार ने। तो इनसे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, केवल ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती इनको सद्बुद्धि दे, ताकि अब तो ये अपने जो कुछ कर्तव्य करते हैं उससे उभरें। लेकिन बीजेपी में जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीएए और एनआरसी को लेकर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है, दिल्ली में कई जगह हिंसा हुई, जामिया की बात करें, हम सीलमपुर की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि ये सब जो दंगे भड़काने का काम किया गया, जो हिंसा किया गया, ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की मिली जुली भगत की वजह से हुआ है। उन लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया है। जो लोग भी समझदार हैं वो इस बात को लेकर के हैरान है कि इसकी ज़रूरत क्या थी। केवल लोगों को भाई से लड़ाने के अलावा इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। इस देश को, जो सबका देश है, जो हमारे संविधान में लिखा है, जो हमारे प्रियम्बल का मुख्य आधार है और जो हमारी भारतीय हिंदू अस्मिता का भी आधार है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है यहाँ पर, उस सब को तोड़ करके इन्होंने जिस तरह इसको दिया है, कांग्रेस को उकसा नहीं रही,
लेकिन जिस तरह से पुलिस से और अन्य तरीके से ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे प्रियंका जी को बैठना पड़ा, उनके साथ तक में बदसलूकी हुई, तो ये सारा का सारा मामला ऐसा है जिस पर कांग्रेस या जो भी समझदार पार्टियां होंगी वो बोलेंगी और सब बोल रही हैं। अंतिम सवाल मैम, अंतिम दिन तक ये भी फैसला हो गया कि रेलवे का किराया भी सरकार ने बढ़ा दिया, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, किस तरह से ये देश संभाल रही है सरकार? नए साल पर तोहफा दिया जाता है, नए साल पर सौगात दी जाती है, लेकिन इस सरकार ने हमें सौगात दी है कि जो एसी का भाड़ा 4 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया और नॉन एसी का स्लीपर का 2 पैसा, ये बहुत बड़ा भार है। आम आदमी रेल से ट्रेवल करता है, तो उम्मीद की जाती थी, उम्मीद की जाती है कि नए साल पर तोहफा मिलेगा कहीं से भी, और विशेषकर सरकारों से उम्मीद होती है, लेकिन इस सरकार ने ये तोहफा बढ़ा करके और आम आदमी पर और भी भार डाला है, जो ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है, जो ऑलरेडी मुसीबत में पड़ा हुआ है, जो आर्थिक व्यवस्था से उसके हालात ख़राब है, जो अर्थव्यवस्था डूबने से बचा नहीं पाए लोग, और उसके ऊपर ये उलाद दिया। तो इसके अलावा दुख प्रकट कर सकते हैं सरकार में ये भी अभी कुछ चेतना बाकी है, तो कम से कम रोल बैक करें। चलिए, धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरकजी वजीर रामविलास पासवान का कहना है कि शहरियत कानून और एनआरसी पर ओपोजिशन जमातें गैर जरूरी हंगामा कर रही हैं। और जनगणना जब होता है तो उसमें क्या है, उसमें न हिंदू, उसमें खाली गिनती होती है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या होता नहीं है। जहाँ जो एनआरसी का मामला है उसका कहीं चर्चे नहीं है। और प्रधानमंत्री के बोली पर विश्वास रखना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने खुलेआम से कह दिया कि एनआरसी का कहीं प्रश्न नहीं है, तो इतना दिन के बाद अब क्यों हल्ला हो रहा है? ठीक है, मानते हैं कि जहाँ तक सवाल है सिटीजनशिप का है, जो बाहर के लोग हैं, कानून बनते रहे हैं, कभी कभी तमिलियंस आया है, कभी कभी क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी क्या कहते हैं कि आए हैं, अफ़गानिस्तान के लोग भी आए हैं, बांग्लादेश के लोग भी आए हैं। लेकिन हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि चाहे क्या कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे दलित हों, चाहे क्या कहते हैं कि अल्पसंख्यक, ये पिछड़ी जाति के लोग हों, आदिवासी हों, किसी भी जाति, ऊंची जाति के भी हों, किसी भी जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, हम उसको आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई कहता है कि अरे जन्मतिथि हमको मालूम है कि हमारा जन्मतिथि क्या है। जन्मतिथि जिसको स्कूल में अभी भी बच्चे हैं जो नहीं जाते हैं, तो बगल का लोग बतला देगा कि कौन महीना में जन्म लिया था, क्या हुआ था। लेकिन जन्म के कारण, उसके बाप के जन्म के कारण, इन सब के कारण से कोई क्या कहते हैं कि उसमें डाउट लिस्ट वाला जो मामला है वो नहीं होगा। और ये और क्या कहते हैं कि लोगों को शांति बनाए रखना चाहिए। शहर तरमीमी कानून की मुखालफत में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा और तालिबात गुज़िश्ता 20 रोज़ से सड़कों पर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में ये तलबा अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एहतजाज को एक सही शक्ल देने के लिए बाज़ाब्ता पूरी टीम काम कर रही है। जामिया में पुलिस की बर्बरियत के बाद लाइब्रेरी को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा था, इसलिए तलबा सड़क पर ही लाइब्रेरी चला रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इस एहतजाज का तफसीली जायजा लिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के जरिए शुरू किया गया प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है उसको कैसे ताकत मिलती है। आज हंगर स्ट्राइक शुरू हो रही है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर लगातार स्लोगन्स बनाते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं और अलग अलग पोस्टर वो बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम पोस्टर, ये तमाम जो पूरी टीम है वो लगातार यहाँ पर पोस्टर बनाती है। आप देखिए, ये जो आपको दिखाई देगा ये बिल्कुल इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है। और आज़ादी, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और इसी के साथ साथ भगत सिंह का जो फोटो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अलग अलग कार्टून्स के जरिए उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में पुलिस का एक्शन हुआ था, वो लाइब्रेरी अब क्योंकि लाइब्रेरी बंद है तो वो लाइब्रेरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, पढ़ सकता है
और यहाँ पर क्या क्या कुछ क्यों लेकर यहाँ बैठे हुए हैं? भाई मुझे ये बताइएगा, लाइब्रेरी का क्या है पूरा ये? एक्चुअली में ये पर्पस हमारा एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है। अब किसी भी वे में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो एक फॉर्म है कि हमारी लाइब्रेरीज जो है क्या कहते हैं अंदर, जिसको पुलिस ने अंदर घुस करके वहाँ पे बैठे हुए बच्चों को मारा, पढ़ते हुए बच्चों को मारा, और हमारी लाइब्रेरीज को तोड़ा फोड़ा गया। जो इतनी ब्यूटीफुल लाइब्रेरी थी हमारी दिल्ली में जामे के अंदर में, इसको तोड़ा गया। उसके बाद तो उसके एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे, जहाँ जगह मिलेगी हम वहाँ पढ़ेंगे, सड़कों पे पढ़ना पड़े तो हम पढ़ेंगे। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे हमारे प्रेसिडेंट जो थे, वो भी सड़कों पे बैठ के पढ़े थे, तो हम भी सड़कों पे बैठ के पढ़ सकते हैं। हमें एज ए फॉर्म यहाँ पर पढ़ने के लिए कौन पढ़ सकता है, कौन आ सकता है यहाँ पे? ये ओपन फॉर एवरीवन है। जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं आइए, बुक को उठाइए और पढ़िए। यहाँ पे कोई भी चीज़ सेल के लिए नहीं है, एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है। आप बुक डोनेट करना चाहते हैं तो बुक भी डोनेट करिए, बैठ के अपना टाइम दीजिए, कोई भी अपनी फेवरेट बुक उठा करके बैठ के जितनी देर पढ़ना है पढ़िए। तो ये जामिया का एक प्रोटेस्ट है जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? ये प्रोटेस्ट में आए हैं हम लोग यहाँ पर। भाई हम चाहते हैं कि ये अमित शाह जी से और मोदी जी से हम ये अर्ज करना चाह रहे हैं कि ये अपना जो है एनआरसी और सीएए वापस लें, और भाईचारे के साथ जैसे लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं इसी तरीके से लोग यहाँ रहते रहे हैं। सरकार ने बहुत सारी सफाई दी है, लेकिन आप लोगों को इत्मीनान नहीं हो पाया। हमें इत्मीनान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सफाई तो पहले से देते चले आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की सफाई दी गई है पहले भी है, हर चीज़ पे सफाई दी। देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हैं? एज अ प्रोटेस्ट सॉलिडेटरी जो जामे के साथ हुआ है, जो बच्चों के साथ हुआ है, इन लोगों ने जो कानून लाया है, और ये बेसिकली आप बुक्स देख रहे हैं तो ये बुक्स की जगह लाइब्रेरी में होती है। जब कोई लाइब्रेरी तोड़ दे तो बंदे अब अपना साइलेंट प्रोटेस्ट ला रहे हैं कि हाँ पढ़ सकें, पढ़ेंगे तभी जानेंगे कानून क्या है, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। जो इनका एजेंडा है कि ना पढ़ने दो, ना पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उनकी मन मर्जी चलेगी। सरकार ने बार बार ये कहने की कोशिश की है कि ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है, एक नागरिकता देने के लिए है। आप लोगों को क्या लगता है? सर वो आप भी जानते हो, मोदी जी नवंबर में 2016 में बोले थे कि मुझे 50 दिन दो, ठीक है, उस 50 दिन में मैं सारा चीज़ ठीक कर दूंगा। उनके बाद उन्होंने कितनी प्रोमिसेस की हैं, एंड ही हैज़ फॉलन फ्लैट इन ऑल द प्रोमिसेस, ठीक है। और ये जो है ये बस ये आग को पानी देने की खोज रहे हैं वो, ताकि लोग ठंडा हो जाएं और उसके बाद फिर ये अपना मन मर्जी करें जो करना है इन्हें। पर ऐसा होना नहीं है, लोग जान गए हैं। और अब देख रहे हैं कितने लोग अनाउंस कर रहे हैं, एडवोकेट है, कोई सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली कोर्ट से हैं, सब LLB किए हुए हैं, जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं। ये बोलना बेकार है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, ये बेफूल की बातें हैं, 100% गलत है। मैं दावत होकर बोल सकता हूँ, मैंने खुद से पढ़ा हुआ उनकी जो 4 पेजेस 5 पेजेस की इनकी जो लॉ है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मैं मोबाइल में लेकर घूम रहा हूँ, लोगों को मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, अब वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि वो पढ़ें, एजुकेट हों, क्या हो रियलिटी क्या है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कि आपको लगता है कि वाकई इतना गलत हो गया है, सड़कों पर उतरना ज़रूरी हो गया है? जी क्या मैम, तो इसके अगेंस्ट में ही आए हैं। अच्छा, सरकार आप क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? अरे ये वापस ले रहे और क्या करें। अच्छा, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपको क्या समझ में आता है? सर ये हम इसी प्रोटेस्ट में आके खड़े हुए हैं जी। मतलब किसके बारे में क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार जो सफाई दे रही है, आखिर सरकार क्या करे कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को खत्म करें? एक्चुअली सरकार जो सफाई दे रही है, अगर आप खुद देखेंगे, हमारे PM साहब कुछ बोलते हैं, होम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, ये तो आप भी देखकर आप समझ जाएंगे कि उन दोनों में कोई भी मैचिंग नहीं है। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक तरीके से सही संदेश नहीं दे रहा है, वो खुद आपस में कंफ्यूज हैं वो लोग, करना क्या है या नहीं करना है। तो उन लोगों को पहले सबसे पहले खुद को मतलब अपना कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए। आपस में कोई मतभेद है पहले वो निपटानी चाहिए, अगर कोई मतभेद नहीं है तो आकर जनता से सही बताना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं। एक बात लगातार कही गई कि कुछ सियासी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो गुमराह कर रही हैं लोगों को, क्या ये है? सर एक्चुअली मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं किसी कोई अगर आकर यहाँ मुझसे कहता है कि यहाँ पर आके आपसे लड़ाई लड़ लो, मैं नहीं लड़ूंगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है अभी लोग कह रहे हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कि ये लोग बिना जाने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर बिना जाने यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं पिछले 20 दिन से हो रहा है,
बिना जाने यहाँ पे लड़के नहीं आ रहे हैं, बिना जाने यहाँ पे लोग इतनी बड़ी तादाद में आकर खड़े नहीं हो रहे हैं, सबको पता है, इसीलिए आकर खड़े हो रहे हैं। और कोई भी बंदा यहाँ पे अभी सिर्फ एक आपको मतलब क्लियरली बताऊँ तो सबसे मैटर ये होता है, AMU की बात आ जाती है, अलीगढ़ की बात आ जाती है, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं इसलिए आप एंटी नेशनल का दाग लगा देते हैं उसमें, ठीक है। अगर कहीं AMU की बात है, अभी JNU की बात है, JNU में क्या हो जाता है कि भाई वो देशद्रोही हैं, ठीक है। अभी अलीगढ़ की अभी इससे पहले आप बताइए जामिया को कोई भी ऐसा केस बता दीजिए जिसमें मुझे, आप भी यहाँ पर आए हैं, कौन सी चीज़ आपको यहाँ लेकर आई है, कौन सा जज्बा है? मैं सहारनपुर से आया, उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से। वहाँ पे योगी ने जो है बहुत कहर डाल रखा है और कभी नेट बंद कर देते, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ आकर के कि सरकार से कौन सा जज्बा है जो आपको यहाँ पर खींच के लाता है, खड़ा कर देता है यहाँ पे? मैं स्टूडेंट के साथ में प्रोटेस्ट करने आया हूँ। सरकार ने ये कहा कि आप हमें बताइए हम क्या करें, वो हम मशवरे, हमारा दिल और दिमाग खुला है, आप हमें मशवरा दे सकते हैं, क्या मशवरा देंगे सरकार के लिए? आप क्या मशवरा देंगे, क्योंकि सरकार लगातार जो है कह रही है कि हमें बताइए हम क्या करें? गवर्नमेंट को, मोदी को और अमित शाह को मैं ये बोलना चाहूँगा, वो बोल रहे हैं कि पब्लिक समझ नहीं पाई NRC क्या है, तो उनको मैं ओपन चैलेंज देना चाहूँगा, यहाँ आए और हमें समझाएं आगे NRC CAA क्या है, वो आके समझाए ना, हमें क्या दिक्कत है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, हिंदुस्तान में 2500 यूनिवर्सिटी का छात्र, स्कॉलर्स, PhD होल्डर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, वो पागल है, सब अकल मोदी में और शाह में आ गई क्या? एक चीज़ बताइए, सब पागल हैं क्या? एक बात पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अमित शाह बार कहते हैं कि CAA नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून है, तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ, बताओ, आओ समझाओ ना, हमें क्या दिक्कत है, हम बैठे हैं समझने के लिए, आप समझाओ। अरे भैया आपको ISS को 70 साल लग गई समझने में कि भारत का झंडा क्या है, वो लोग हमें समझाएंगे कि NRC CAA क्या है। जिन लोग को 70 साल ये समझने में लग गए कि भारत का झंडा तिरंगा है, वो लोग आज हमें समझाएंगे। मतलब कहाँ है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या सोचे हमारी, आप ये सोचो। भाई आप आगे जाइए, मुझे ये बताइए, जो भी मुद्दा है उसमें मेन मुद्दा ये है कि NRC को लेकर के कौन सा कागज होगा, NPR में कौन सा कागज होगा, नहीं होगा, कौन सा माना जाएगा, मतलब जो मामला ये है कि इसी को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ कहीं ना कहीं खोया हुआ है। देखिए, इस पे अगर क्लियर होता, अभी आपने अमित शाह का भी भाषण सुना है और मोदी जी का भी सुना है, दोनों में से किसी ने भी क्लियर नहीं किया कि कौन सा कागज़ होगा। ये लोग कहते हैं पुराने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स अगर आप शहर में तो ढूंढ सकते हैं उसको, लेकिन अगर आप शहर से बाहर जाएं गांव देहात में, तो गांव देहात में जो पढ़े लिखे तबका है उनके पास तो मिल जाएगा, लेकिन जो गरीब है उनके पास एक जो गाँव में रह रहे हैं या इस वक्त भी जो लोग हैं उसके पास ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेगा। जो यहाँ तक के जो उस घर में भी रह रहे हैं उसके घर के भी कागज़ नहीं मिलेगा गांव देहात में। और बाकी आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है और क्या क्या है, जिसमें अमित शाह सबको कह रहे हैं कि हाँ ये कोई इलीगल नहीं होगा। तो ये आपने इतने दिनों आधार कार्ड के लिए भी काफ़ी दिनों आपने देखा सबको, कितने लोग लाइन में लगे, क्या क्या मतलब मुशक्क़तें खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो फिर आप ये तीसरा बताइए, प्रोटेस्ट कब तक है, क्योंकि आज 20 दिन हो गए, 13 तारीख से जामिया में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, शाहीन बाग में चल रहा है और जो जगह भी हो रहा है, कब तक ये प्रोटेस्ट? जब तक ये बिल कैंसिल नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और रही सिटीजनशिप प्रूव करने की बात, जो भी इंडियंस यहाँ पे लोग रहते हैं उनको सिटीजनशिप प्रूव करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, जो अदर कंट्रीज से यहाँ पे रहते हैं वो जो घूसपैठिया जो भी बता रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया में NRC लाई करने की ज़रूरत क्या है? मेन क्वेश्चन सिर्फ यही है कि NRC जो है सभी लोग यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप ऑलरेडी मिल चुके हैं। जब उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 1946 में CAA को लेकर के, मतलब आपका सीधा एतराज़ क्या है कि मतलब इसका क्या इस्तेमाल होगा, कौन सा डर है, कौन सा खदशा है? ज़्यादा डर ये कि माइनॉरिटी को इसमें ना इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ यही करना चाहते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि 1946 में 46 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको सिटीजनशिप ऑलरेडी दी जाएगी और दी जा चुकी है, वो कैंसिल नहीं दी। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही वायलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेन क्वेश्चन ये है कि जो है माइनॉरिटी को ये ना उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का ही वायलेंस करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। तो लोगों के ये सवाल हैं और ये सवाल सरकार को ज़रूर सुनने होंगे। और अहम बात यही है कि NRC, CAA और NPR को लोग एक मतलब तीनों को जोड़कर एक तरीके से देख रहे हैं। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली।
शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा का एहतजाज जारी है। आज एहतजाज का 17वां दिन है। न्यूज़ 18 उर्दू से तलबा ने बातचीत की। देश में इस तरह के जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जिसमें पुलिस बर्बरता भी कर रही है। जामिया में पुलिस ने बहुत दमनकारी रवैया अपना के हमारे छात्रों को, हमारे यहाँ की छात्राओं को बहुत बर्बरतापूर्वक मारा है। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग अब सत्याग्रह पे उतर आए हैं। हम लोग यहाँ रिले भूख हड़ताल करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो एक सही न्यायिक जाँच करें। इस मारपीट में जो दोषी हैं उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए और ये CAA जो काला कानून, जो असंवैधानिक कानून है, उसको वापस लेना चाहिए। जो भूख हड़ताल का फैसला किया, क्योंकि लगातार सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गांधी जी का जो तरीका है उसको आप लोग आगे लेकर बढ़े। मेरा नाम महमूद अनवर है, मैं PhD स्कॉलर हूँ जामिया से। तो एज ए स्टूडेंट मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत साइलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे, वॉलेंट नहीं होंगे किसी भी चीज़ पे। और गांधी जी ने जो हमें रास्ता बताया था प्रोटेस्ट करने का, किसी भी ताकत से लड़ने का, हम उस चीज़ को सारी चीज़ों को अपनाएंगे। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ हमारा और हंगर स्ट्राइक सिर्फ इसलिए है कि जो भी NRC और CAA और NPR जो भी काला कानून सरकार लेके आई है उस चीज़ को वापस ले और जल्द से जल्द विड्रॉ करे, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसानात हमने देख लिए। इकोनॉमिक भी है, लीगल भी है, सोशल भी है, फाइनेंशियल भी है, बहुत सारे नुकसानात हैं। तो हम नहीं चाहते अपने देश को टूटता हुआ देखते, इसलिए एज ए स्टूडेंट ये हमारा हक बनता है कि हम इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ें। यहाँ पर संविधान बचाने का नारा दिया गया था। आप तो खुद प्रोटेस्ट में शामिल रहे, काफ़ी चीज़ें आपने हिंसा, तशद्दुद का सामना किया, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का सामना किया था। गांधी जी का तरीका क्या रास्ता दिखाता है, क्योंकि अब भूख हड़ताल की आप लोग शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, जब जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी और वहाँ से जामिया मिलिया इस्लामिया के लोग, हमारे जो जामिया मिलिया इस्लामिया के बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने जामिया की बुनियाद रखी, उन्होंने गांधी जी का भरपूर साथ दिया। गांधी जी की बातों पे जो है जंग आज़ादी लड़ी गई, तो उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया ने पूरा योगदान दिया। तो गांधी जी का जो तरीका था जिससे मुल्क को आज़ादी मिली और जामिया से एक बड़ा योगदान था, तो हम गांधी जी के तरीक़ों को अपनाते हुए जो है जो ये काला कानून है, जो ये मोदी सरकार और अमित शाह जी हैं, उनसे लड़ने का जो हमें ताकत मिल रहा है, वो अपने बुज़ुर्गों को देखकर और गांधी जी के जो विचार थे, जिस तरह से हिंसा से दूर शांतिपूर्ण तरीके से जो है लड़ाई को लड़ी जाए, हम वो सारे तरीके अपना रहे हैं और ये लड़ाई जो है चल रही है। और हमें उम्मीद है, हम इस उम्मीद के साथ भी इस लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं कि ये जो काला कानून है इससे वापस होगा। और इससे लेकिन ये लड़ाई कब तक ये लड़ाई रहेगी, क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं, सर्दी है, उसके बावजूद पूरे मुल्क में ये लड़ाई जो है हम देख रहे हैं लगातार चल रही है। मैं हसन खान, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का एलुमनाई हूँ और जो हमारे भाई जो यहाँ के छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया है, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जब तक ये रिवोल्यूशन, जो भी इन्होंने कानून पास किया है, ये जब तक वापस नहीं हो जाएगा, हमारी मांग को पूरी, इनकी मांगों को पूरी नहीं कर लिया जाता। ये बेसिकली ये संविधान की लड़ाई है और जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाएगा तब तक हम ये एजिटेशन करते रहेंगे और ये हमारा, जब तक इनको वापस करना पड़ेगा तब तक हम। तो ये सारे अलुमनाई भी आप देख सकते हैं एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो अहम पहलू है वो ये है कि जो सारे लोग हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी का प्रशासन एक तरह दिखाई दे रहा है। आप इस जो पूरा एक तरह कैंपेन है, तहरीक है, इससे जुड़े हैं। ख़वातीन की इसमें बड़ी शमूलियत है, जामिया के तालिबात इसमें कहीं ना कहीं आगे आई हैं। देखिए, ये आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये चल रहा था काले बिल के खिलाफ विरोध चल रहा था, दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से अपनी बर्बरता के साथ में छात्रों पर लाठीचार्ज की। उसके बाद में जब से ही यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, आज 20 दिन हो चुके हैं और तमाम पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरीके से BHU के अंदर लोग प्रदर्शन करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन योगी सरकार पुलिस के माध्यम से उन पर लाठीचार्ज कराती है और बिना किसी जुल्म के उनको जेल के अंदर डालती है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को खतरा है और हम ये कहना चाहते हैं भारत सरकार से कि हिंदुस्तान का युवा क्या चाहता है। आप देख लीजिए किस तरीके से पूरा देश इस काले कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो सरकार को देखना चाहिए कि जनता किस ओर झुक रही है और जनता क्या चाहती है, तो जनता के हित में होना चाहिए। अगर वो ये जनता का हित होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये जो NRC है, NPR है, सरकार ने काफ़ी कुछ दलीलें दी हैं, लेकिन क्या अभी भी सब कुछ साफ नहीं है?
देखिए, सरकार क्या बोलती है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि मोदी कुछ और बोलते हैं, अमित शाह कुछ और बोलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर डॉक्यूमेंट क्या बोलता है ये मायने रखता है। 2014 में ये अपने ही सवालों का जवाब में दे चुके हैं कि एनपीआर के माध्यम से हम नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन करना चाहते हैं, यानी एनआरसी। तो अगर नहीं करना चाहते ना मोदी जी, ऑन रिकॉर्ड एक लाइन में क्यों नहीं पूरा मामला ख़त्म कर देते ये कह के कि इस देश में कोई एनआरसी कोई एनपीआर नहीं होगा, और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो धर्म और के आधार पे बना के संविधान को मिटाया जा रहा है, उस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिटाते हैं, ख़त्म करते हैं। एक स्टेटमेंट चाहिए, एक स्टेटमेंट करें, उसको ख़त्म करें। हम लोग क्या है, इसमें सारे छात्र युवा हैं जो शिक्षा रोजगार सब कुछ वैसे ही कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कमा के अपना हिसाब किताब चला रहे तो सब छोड़ के लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो आपको पीछे से बैकग्राउंड में धुन सुनाई दे रही है वो जामिया मिलिया इस्लामिया का तराना है, और उस तराने से यहाँ पर एक बार फिर से बजाया गया, उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन जिस तरह से सरकार को ज़रूरत होती है आदाद और शुमार की, कुछ ना कुछ करने की, तो कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए, क्योंकि पहले भी एनपीआर हो चुका है, तो एनआरसी को लेकर सवाल है, सीए को लेकर सवाल है। लेकिन सरकार ने कहा था कि हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें हों, और ये किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए, पहले 2010 में एनपीआर हुआ, वो एनपीआर अलग था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं संविधान तो बना दे रहा हूँ, लेकिन इसको लागू करने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो इसका भी दुरुपयोग होगा। इसका मतलब ये नहीं संविधान गलत है। एनपीआर 2010 में हुआ, उसमें ये नहीं पूछा गया था कि आपके माँ बाप का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनका डॉक्यूमेंट दीजिए। एक दलित, एक पिछड़ा आदिवासी जिनका घर उजड़ चुका होता है, जो बाढ़ में माइग्रेट कर चुके हो, वो कहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट लाएंगे। वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि वजारत दाखिला को यूपी हुकूमत का खत मिला है। अब पीएफआई की सरगर्मियों की जांच होगी। खुफिया एजेंसियों और एनआईए से भी पीएफआई की सरगर्मियों के ताल्लुक से जानकारी ली जा सकती है। पीएफआई की गुज़िश्ता महीनों की सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा। वजारत दाखिला इस पर कानूनी राय भी ले सकती है। याद रहे कि यूपी हुकूमत ने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान भड़के तशद्दुद के लिए पीएफआई को मुर्द इल्जाम ठहराया था। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को एएमयू के बाब सईद पर चल रहे धरने में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने चलने नहीं दिया, जिस पर तलबा और एएमयू प्रॉक्टर की टीम के दरमियान तू-तू मैं हुई। तलबा का इल्जाम है कि एएमयू इंतजामिया ने जिला इंतजामिया के दबाव में ये कार्रवाई की है। तलबा ने धरने के मकाम से लाउडस्पीकर और एम्पलीफायर के गायब होने की भी बात कही है। इस ताल्लुक से पुलिस से शिकायत भी की गई है। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, लगातार जो इतने दिनों से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था एनआरसी और सीए के खिलाफ। बाबा सैयद पर कल रात में हमारा एक एम्पलीफायर और साउंड और पूरा सिस्टम था माइक का, जो 3 बजे से 4 बजे तक किसी गेस्ट को बुलाते थे, तकरीर करता था और उसके बाद वहाँ पैक करके रख दिया जाता था। सिक्योरिटी के अंदर में था, ताला लगा हुआ था, सब कुछ था, रात में गायब हो जाता है। कौन ले गया, क्या ले गया, हमने बाकायदा प्रॉक्टर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है। हमने उनसे कहा सीसीटीवी कैमरा से दिखाइए, उन्होंने वो भी नहीं दिखाया। दूसरी चीज़, आज हमारे पास एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री चल रही थी जो एनआरसी और सीए के खिलाफ था, वो चला रहे थे बच्चे जो धरना पीसफुली तरीके से, उसको भी मैन हैंडलिंग किया गया। प्रॉक्टर की टीम आती है और बाकायदा वहाँ पर थ्रेट देते हैं कि ये नहीं चलने देंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको दबाव डाल रहा है कि ये ना चलने दीजिए। तो अब आप ये बताइए कि जब एक तरफ वाइस चांसलर आज ही लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट को हम बिल्कुल वो नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉक्टर हमारे पास क्यों आते हैं, किसके कहने पर आते हैं? एक तरफ वाइस चांसलर ये कहते हैं कि हॉस्टल खाली ना करो, और दूसरी तरफ उनके ही पड़ोस ये कहते हैं कि आज ही रात में खाली कर दो वरना पुलिस आ जाएगी। ये समझ में नहीं आ रहा कि वाइस चांसलर किसके साथ में है या हमारे जो प्रॉक्टर हैं वो किसके साथ में है। ये आपस में जो तरीके से निकाल करके वो कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे धरने को जिस तरह मैन हैंडलिंग करके हटवाया गया, हमारा प्रोजेक्टर बंद कर दिया गया, तार नोच दिया गया, लाइट कट कर दी गई, हमारे पर्दे को हटा दिया गया और पूरी तरीके से हटा दिया गया, ये बिल्कुल खिलाफ में है और हम इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।